नमस्कार मित्रों, मैं जीवराज जाट यूट्यूब चैनल अमृतवाणी क्लासेज पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे आपको पता है कि हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं नामक टॉपिक लगातार लेकर आ रहे हैं, जो कॉमन टॉपिक है जिसे आप देख रहे हैं कि सीएटी, 12th, ग्रेजुएशन, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन सब के लिए जो है ये टॉपिक काम में आने वाला है। इससे पहले इस मुख्य टॉपिक के 3 लेसन जो है अपन यूट्यूब पर डाल चुके हैं और आपने वो 3 लेसन पढ़े होंगे और ये अपना चौथा चैप्टर है। अगर आपने 3 लेसन अगर नहीं पढ़े तो आप जाइए यूट्यूब चैनल अमृतवाणी क्लासेस पर और उन 3 लेसन को अच्छे से पढ़िएगा। अगर वो 3 लेसन अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये चौथा लेसन भी आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा और सीएटी प्लस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का ये जो टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और निश्चित रूप से ऐसा अनुमान है कि इस टॉपिक से बनने वाले क्वेश्चन के आसपास आप रहोगे अगर इन चारों लेसन्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के अगर आपने इनके नोट्स तैयार कर लिए या आपको इन्होंने अच्छे से याद कर लिया तो। चलो अपन शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार अपन ने अभी जो सभ्यताएं पढ़ी है उसमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और आज जो पढ़ेंगे वो है बेराट। बेराट जो सभ्यता है वो देखिए, बेराट सभ्यता जयपुर जिले में सबसे पहले तो यही पोस्टमार्टम कर डालिए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला, आड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बालातल उदयपुर और बेराट जयपुर जिला। ये जो लाइनें कॉमन है उसका आप अलग से नोट डाउन, जब भी आप एक सभ्यता का जिला पढ़ते हैं वो पढ़ते समय दिमाग में चारों सभ्यताओं के चारों जिले याद हो जाना चाहिए। कालीबंगा, हनुमानगढ़, आड़ उदयपुर, गणेश्वर सीकर, बालातल उदयपुर, बेराट जयपुर। तो बेराट जो सभ्यता वो कहाँ, कौन से जिले में मिली? ये जयपुर में मिली। बेराट नामक स्थान पर, कहाँ थी ये? बेराट नामक स्थान पर विकसित हुई। बेराट को प्राचीन समय में विराट नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विराट नगर, जो प्राचीन मत्स्य संघ की राजधानी थी। जो मत्स्य संघ एक जनपद, जो अपन उत्तर ऋग्वेदिक काल में जाते हैं तो जनपद, महाजनपद, वो सभ्यताएं थी। तो जनपद था एक मत्स्य संघ और उसकी राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर बहुत ऐतिहासिक स्थान है, आपको जानकर बड़ा आपने पढ़ा भी होगा, देखा होगा, आपने जाना होगा कि वही विराटनगर जहां महाभारत काल के भी बहुत बड़े अवशेष मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपने देखा है कि पांडवों ने अपने वनवास के अज्ञात समय जो था, अंतिम साल का अज्ञातवास, वो विराटनगर में छुपकर बिताया था। इसलिए ये नगरी महाभारत काल से भी संबंधित रही है। तो भी प्राचीन समय में मत्स्य संघ जो था उसकी राजधानी थी विराटनगर। वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये बेराट हो गया है। और वर्तमान में कहाँ है? ये जयपुर जिले में है, जहां से बेराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं या ये विकसित हुई है। अब आगे देखिए, बेराट एक लौह युगीन, देखिए कुछ कुछ समझ में आया? लौह युगीन सभ्यता थी। बस यहीं से आपकी स्थिति को क्लियर कर लीजिएगा, दिमाग में आ जाना चाहिए। 4 सभ्यताएं सिलेबस में, सीएटी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में ज्यादा सभ्यताएं, 4 से अधिक भी सभ्यताएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 4 सभ्यताएं जो सेकंड ग्रेड में। और थर्ड ग्रेड में जो सभ्यताओं का टॉपिक है उसमें आप देखिएगा 4 सभ्यताएं, 5 सभ्यताएं हो गई। एक कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल और बेराट। 5 सभ्यताओं में 3 तो क्या थी? ताम्रयुगीन। कौन कौन सी? आहड़,
गणेश्वर और बालाथल, ये तीन तो ताम्र युगीन थी। सबसे पहली कालीबंगा कांस्य युगीन, कैसी थी? कांस्य युगीन। और ये बेराट सभ्यता लौह युगीन थी। आपने ये भी जाना है कि, चलो मैं पूछता हूं आप लोगों से कि कालीबंगा सभ्यता के लोगों को कौन सी एक धातु के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी? तो बताइए। लोहा। लोहे के बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। लोहे की जानकारी नहीं मिलती है कालीबंगा से। लेकिन बेराट सभ्यता में जब अपन आते हैं तो बेराट सभ्यता में लोहे का प्रचुर प्रयोग हुआ है, इसलिए बेराट सभ्यता कैसी हुई? लोह युगीन सभ्यताएं। सभ्यता 5 कालीबंगा कांस्य, बाकी 3 आहड़ गणेश्वर बालातल ताम्रयुगीन, और बेराट जो है वो लौह युगीन सभ्यता थी। बेराट से मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। मौर्य काल के यानी बहुत प्राचीन नहीं है। हाँ, मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आई, मैं आपको बता ही दूं। जिस प्रकार का ट्रेंड चलता वो चीज बता रहा हूं मैं। देखो, जिस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बताऊं कि आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित सभ्यताओं को काल क्रमानुसार जमाइए। और जिन्होंने हाल ही में 2 सालों में जितने भी पेपर दिए हैं, आपको पता है 1.5 प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें काल क्रम से जमाना है। तो काल क्रम से जमाना होगा तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। कालीबंगा का समय आपको पता है, कालीबंगा पूर्व हड़प्पा कालीन भी थी, हड़प्पा कालीन भी थी, यानी 2400 ईसा पूर्व से 1700 तक आप उसको मान सकते हैं। 2800 ईसा पूर्व गणेश्वर सभ्यता, 4000 पुरानी आहड़। लेकिन 2 सभ्यताएं, 3 सभ्यताएं, आपके जो 4 सभ्यताएं आएगी उसमें से अब क्लियर हो जाएगी। सबसे नवीन बेराट। क्यों? क्योंकि मौर्य काल तो ये रहा 300 लगभग, क्या मानोगे आप, 322 ईसा पूर्व मौर्य काल रहा। 322 ईसा पूर्व। कहां तो 2400 2800 ईसा पूर्व, और कहां 322। तो सबसे नवीन तो यही आएगी। सबसे अंत में बेराट आपको मिल गया, सबसे पहले गणेश्वर आपको मिल गया, 2 नंबर पर कालीबंगा आपको मिल गया। तो आप क्या, मुझे बताओ, क्या काल क्रमानुसार नहीं जमा सकते? बिल्कुल जमा सकते हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए। तो बेराट कैसी सभ्यता थी? बेराट एक लौह युगीन सभ्यता थी, याद रखना। कांसा नहीं, तांबर नहीं, लौह युगीन। और किस काल के अवशेष मिले यहाँ मौर्य काल के। मौर्य काल के साथ साथ एक चीज और रख देना, महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं। महाभारत काल के अवशेष भी मिले हैं। ये बात मैंने अभी बताई है आपको कि महाभारत काल के अवशेष क्यों मिलेंगे, क्योंकि पांडवों ने अपना अज्ञात समय जो था, अज्ञातवास का समय, वो यहीं विराट नगर में रहकर व्यतीत किया था, इसलिए। देखिए, इस स्थान की खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा की गई। यानी उस समय जब पुरातत्व विभाग कार्य नहीं कर रहा था, अंग्रेज अधिकारियों के हाथों में सब कुछ था, उस समय एक अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्ट। सबसे पहले इसने इस बेराट स्थान की खोज की कैप्टन बर्ट ने। याद रखना कैप्टन बर्ट को। तो इसका मतलब एक बात ये भी समझ में आनी चाहिए आपको, अगर आपसे ये पूछ ले कि ये जैसे कि कालीबंगा है या
1947 के बाद जो खोज हुई, जैसे कालीबंगा 1952, इसके अलावा आहड़ 1953, इसके अलावा गणेश्वर 1977, इसके अलावा बालातल 1993। अब आप इससे क्या समझे कि चारों सभ्यताएं जो अब तक पड़ी, वो चारों सभ्यताओं की खोज और उत्खनन भारत के स्वतंत्र होने के बाद की गई। लेकिन बेराट एक ऐसी सभ्यता है जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने 1837 में ही कर दी। तो आपके दिमाग में ये बात फिर से आ जानी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी एक सभ्यता ऐसी है जिसकी खोज स्वतंत्रता से पूर्व हो गई, तो वो है बेराट। आप याद रखना कौन सी है, बेराट। और बेराट की खोज किसने की, कैप्टन बर्ट ने। अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन बर्ट। कब की, 1837 में। अब देखिए बेराट से मिले पुरातत्व जो स्थल थे उसमें बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की पहाड़ी और गणेश या मोती डूंगरी, ये सारी जो है पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका होने के कारण इसमें से देखो पहाड़ी डूंगरी ये। अब 2-3 बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया कि बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की पहाड़ी जो है किस सभ्यता से संबंधित है। जैसे मैंने पहले बताया धूलकोट किस सभ्यता से संबंधित है भाई, जैसे आप बताओ हाड़। उसी प्रकार ऐसे पूछ लिया गया कि बीजक की पहाड़ी है, भीम की डूंगरी है, महादेव जी की पहाड़ी है, गणेश मोती डूंगरी है, ये किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि बेराट सभ्यता की बात की जा रही है और बेराट सभ्यता से संबंधित है। ये चीज आपको निश्चित रूप से याद रखनी है। देखो भीम, एक चीज और नोट करना, भीम की डूंगरी जो है वहां एक पानी का ताल भी है जिसे भीमताल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीमताल कहा जाता है। और ऐसा कहते हैं कि वहां जब अज्ञातवास के समय पांडव रहते थे तो एक बार पानी के लिए भीम जी ने अपनी एक लात मार के एक ताल बना दिया था और उसी भीमताल कहते हैं। और भीम जी की डूंगरी भी इसी कारण कहते हैं उसको। तो याद रखना बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी, महादेव जी की पहाड़ी, मोती डूंगरी या गणेश डूंगरी कहाँ है, ये बेराट जयपुर में है। ये पुरातत्व स्थल है जहां खुदाई का कार्य सबसे पहले 1837 में किसने किया, कैप्टन बर्ट ने किया। ये लोह युगीन सभ्यता है, लोहे का प्रचुर मात्रा में यहाँ प्रयोग हुआ। इसके अलावा ये स्वतंत्रता से पहले खुदाई की जाने वाली सभ्यता भी है। बेराट से सर्वप्रथम कैप्टन बर्ट ही सबसे पहले पता लगा 1837 में एक शिलालेख खोज निकाला यहां से जो बीजक की पहाड़ी पर था। कहां था, बीजक की पहाड़ी पर एक शिलालेख। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। अब तक जितनी भी सभ्यताएं अपने प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी है उसमें शिलालेख, स्तंभलेख ऐसे नहीं थे। लिपियां तो थी, जैसे बुस्त्रोफेदन लिपि कहां की थी भाई, कालीबंगा की थी। कालीबंगा की लिपि पढ़ी अपन ने, बुस्त्रोफेदन। क्या उसको आज तक कोई पढ़ पाया क्या, नहीं, उसको पढ़ने में अभी तक सफलता नहीं मिली। लेकिन इस मौर्यकालीन सभ्यता जो थी, जिसको मौर्यकालीन सभ्यता भी कह सकते हैं अपन, बेराट सभ्यता को, क्योंकि यहाँ मौर्य काल के अवशेष मिले। तो बेराट सभ्यता में सबसे पहले स्तंभ लेख, ये क्या लिखा, शिलालेख, मंदिर, इस प्रकार की चीजें मिली है बेराट से। तो शिलालेख मिला। अब आपको मैंने पहले तो खैर जिनको मैं सामान्य रूबरू हुआ उनसे मैंने बात की तो बताया कि ये स्तंभ लेख लिखना, यानी खंभों पर लेख लिखना, शिलाओं पर लेख लिखना, ये सब सम्राट अशोक के समय शुरू हुए हैं, मौर्य काल से शुरू हुए हैं ये चीजें। इससे पहले स्तंभ लेख नहीं मिलते थे, शिलालेख नहीं मिलते थे। लिपि तो हो गई थी, पढ़ना भी लोग जानते थे, लेकिन ऐसे नहीं मिलते थे। तो सबसे पहले 1837 में बेराट में कैप्टन बर्ट ने क्या खोज निकाला, एक शिलालेख
खोदा तो एक शिला मोटी जिसपे एक बहुत बड़ा लेख लिखा हुआ मिला, और वो बर्ट ने निकाल दिया वहां से। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, वो जो कैप्टन बर्ट बीजक की पहाड़ी से जो शिलालेख खोज रहा है, जो निकाल रहा है, वो शिलालेख किससे संबंधित था? वो था सम्राट अशोक से संबंधित। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सम्राट अशोक के समय के बाद ही जो है शिलालेख वगैरह लिखे गए थे। तो आप याद रखिएगा, सम्राट अशोक का शिलालेख था वो, जिसे किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। कब खोजा? 1837 में खोजा। कहां से खोजा? बीजक की पहाड़ी से खोदा, और ये जयपुर जिले में, जिसे अशोक का भाब्रू शिलालेख कहा जा कहते हैं। ये भाब्रू शिलालेख कहलाता है। ये आप लोग, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, इसको गांठ बांध लेना। आपसे ये ही पूछा जा सकता है, भाब्रू शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? एकदम क्लियर कट। अगर सिंपली पूछ रहा है तो बेराट की सभ्यता से, और डीपली पूछ रहा है तो बीजक की पहाड़ी से। वो पूछ रहा किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। कब खोजा? 1837 में खोजा। किसने? कैप्टन बर्ट ने। क्या खोजा? एक शिलालेख अशोक का, और उसका नाम क्या दिया? भाब्रू शिलालेख। देखो अब आगे, वो फिर अंग्रेज अधिकारी थे, उनका सिस्टम के अकॉर्डिंग उस भाब्रू शिलालेख को उन्होंने क्या किया? भाब्रू शिलालेख को वो 1840 में, भाब्रू शिलालेख को 1840 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका संग्रहालय है कलकत्ता, वहां में सुरक्षित है अभी भी। तो जो अशोक का शिलालेख है, जो भाब्रू शिलालेख के नाम से जाना जाता है, जिसको 1837 में बर्ट ने खोजा, कहां से? बीजक की पहाड़ी से, बेराट से। तो अब उसको 1840 में उन्होंने कहां सुरक्षित रख दिया? वो कलकत्ता के अंदर। कलकत्ता में जब जो अपने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये एक ऐसी संस्था है जो संग्रह की हुई चीजों को सुरक्षित रखती है। तो इसका जो बंगाल में जो कलकत्ता संग्रहालय है, उसके अंदर भाब्रू शिलालेख पड़ा हुआ अभी भी सुरक्षित है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, तो कलकत्ता में। कलकत्ता में क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संग्रहालय है, उसमें रखा हुआ है। कब से पड़ा हुआ? 1840 से। खोजा कब गया? 1837 में। खोजा किसने? कैप्टन बर्ट ने। कहां से खोजा? बीजक की पहाड़ी से खोजा। देखिए आगे, भाब्रू शिलालेख को बेराट कलकत्ता शिलालेख भी कहा जाता है। क्यों? बेराट से तो निकाला गया और कलकत्ता में सुरक्षित है, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया? बेराट कलकत्ता शिलालेख। भाब्रू शिलालेख इसका नाम है, लेकिन इसको आजकल किस नाम से जाना जाता है? बेराट कलकत्ता शिलालेख के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बेराट से इसको खोजा और कलकत्ता में इसको सुरक्षित रखा हुआ 1840 से। अब चलो, खोजा कब? 1837 में। इस शिलालेख से अशोक की, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बुद्ध दम व संग में अगाध निष्ठा की जानकारी मिलती है। ये चीज तो अपन ने देखी है, अपन ने पढ़ा भी है कि एक बार कलिंग के युद्ध के बाद जो है सम्राट अशोक ने अहिंसा का व्रत ले लिया था और भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ने का निर्णय किया था। और वो बौद्ध धर्म को मानते थे, अशोक बौद्ध धर्म को मानते थे। अशोक के बारे में पढ़ते थे ऐसा भी कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत प्रयास किया, लेकिन ये भाब्रू शिलालेख जो है, जिस पर जो लेख लिखा हुआ है, अगर उसको पढ़ते हैं, उससे जानते हैं, तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण पता चलता है उससे। वही भाब्रू शिलालेख जिसे क्या कहा जाता? बेराट कलकत्ता शिलालेख। कहां पड़ा वो? कलकत्ता में सुरक्षित है। कहां से निकला? बेराट से।
बेराट में किस स्थान से? बीजक की पहाड़ी से। और कब निकाला गया? 1837 में। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने। तो उस शिलालेख को जब पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आती है वो ये आती कि अशोक भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे। इसके साथ वो बौद्ध धर्म को भी महत्वपूर्ण मानते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य करते थे तथा संघ में भी उनकी रुचि थी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सम्राट अशोक के किस शिलालेख से ये पता चलता है कि उसकी बुद्ध धम्म और संघ में अगाध निष्ठा थी? तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बाबरू शिलालेख। बाबरू शिलालेख जो कैप्टन बर्ट द्वारा खोजा गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, भाबरू शिलालेख की लिपि का रूपांतरण जो अभी अपन ने देखा है कि ये लेख था, किस पे लिखा हुआ था? शिला पे लिखा हुआ था। शिला यानी पत्थर, पत्थर पे एक लेख लिखा हुआ था। इस पत्थर को खोज के निकाल लिया था कैप्टन बर्ट ने, कलकत्ता में रख दिया इसको। लेकिन इस पे जो लिखा हुआ था उससे अपने को पता चला कि अशोक क्या मानता था? भगवान बुद्ध को मानता था, धर्म बौद्ध को मानता था और संघ में उसका पूरा विश्वास था। लेकिन जो लिपि उस पे लिखी गई थी, जो लिपि, लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था उसमें, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता था मौर्य काल में। अब ब्राह्मी लिपि जो थी उसमें उस लेख में क्या लिखा हुआ है उसका रूपांतरण किसने किया? कैप्टन किटोई ने। याद रखना ये भी अंग्रेज अधिकारी था, कैप्टन किटोई। आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा, इतना गहराई का कभी प्रश्न अभी तक बना नहीं है, लेकिन अगर बन भी जाए तो आपको पूरा याद रखना है कि निश्चित रूप से बाबरू शिलालेख का रूपांतरण, भाषा रूपांतरण आ सकता, लिपि रूपांतरण आ सकता, किसने किया? तो वहां आप कैप्टन बर्ट मत कर देना, क्योंकि कैप्टन बर्ट ने तो उसको खोज के निकाला, पत्थर को, शिला को निकाली थी बीजक की पहाड़ी से। उस पर क्या लिखा हुआ इसका उन्होंने रूपांतरण नहीं किया। लेकिन एक दूसरे अंग्रेज अधिकारी थे कैप्टन किटोई, और कैप्टन किटोई जो थे उसने इसका रूपांतरण, भाषा रूपांतरण किया। आगे चलिए, कैप्टन बर्ट के बाद अब देखिए, देखो आगे सबसे पहले 1837, याद रखना तारीख 1837, कैप्टन बर्ट ने बेराट में खुदाई का कार्य शुरू किया और एक शिलालेख भी निकाल लिया जिसको अपन भाबरू का शिलालेख कहते हैं। उसके बाद किस किस लोगों ने वहां काम किया? कैप्टन बर्ट के बाद देखो डॉक्टर कनिंगम 1864-65 में, डॉक्टर कनिंगम जो पुरातत्व विभाग के उस समय बड़े अधिकारी थे अंग्रेज सरकार के समय, तो 1864-65 में कनिंगम ने भी वहां कार्य किया। डॉक्टर कार्लाइल ये भी अंग्रेज अधिकारी थे। यानी सारे शुरुआती जो भी लोग थे अंग्रेज लोग थे। कार्लाइल ने 1871-72 में जो है बेराट के अंदर कार्य किया, बेराट का अध्ययन किया। उसके बाद D.R. भंडारकर ने भी इस क्षेत्र का अध्ययन किया। इस लाइन का आप इस लाइन को अच्छे से याद रख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंस इस लाइन का नहीं है, क्योंकि एक तो कैप्टन बर्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है। कैप्टन बर्ट ने सबसे पहले पता लगाया 1837 में, शिलालेख भी खोजा, बाबरू शिलालेख खोजा उन्होंने, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बाद कनिंगम 64-65 में, कार्लाइल 71 में और भंडारकर ने अध्ययन किया उस क्षेत्र का। बड़े स्तर पर खुदाई नहीं कर पाए ये लोग, केवल उन्होंने अध्ययन किया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आइएगा 1936-37, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, सबसे महत्वपूर्ण लाइन, स्टार बना के याद रखने की लाइन। 1936-37 में दयाराम साहनी जो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व में पहली बार बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन करवाया। किसके द्वारा? पुरातत्व विभाग के द्वारा।
जो पहले कार्लाइल, कनिंगम, भंडारकर या कैप्टन बर्ट ने जो भी कार्य किया भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार नहीं किया। जब अंग्रेज लोग अपने स्वतंत्र थे तो उन्होंने अपने हिसाब से वहां अध्ययन भी किया, खुदाई भी की। कैप्टन बर्ट ने वहां से एक शिलालेख भी निकाल लिया, बाबरू शिलालेख। परंतु सबसे पहले पुरातत्व विभाग ने जो अगर मंजूरी दी बीजक की पहाड़ी में अगर खुदाई करने की, तो वो दी दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी ने खुदाई की 1936-37 में पहली बार बीजक की पहाड़ी पर उत्खनन करवाया गया। उसके बाद 1962-63 में वही सेम, जिस समय आड़ में भी खुदाई हुई, कालीबंगा में भी हुई। आपको पता है आड़ के अंदर उस समय किसने खुदाई की? HD सांकलिया। बार बार याद करो शब्दों को। 1961-62 में आड़ में खुदाई कौन कर रहा था? HD सांकलिया साहब कर रहे थे। वहां कालीबंगा में कौन कर रहे थे? 61-62 में कालीबंगा में बीबी लाल, BK थापर ये कर रहे थे। और यहाँ बेराट में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित। अब आपको एक बात मैं बता दूं, पहले भी यहां से प्रश्न पूछा गया इस लाइन से, और पूछा जा सकता है। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा गया पहले ये सुनिए। एक बार एक बहुत सामान्य प्रश्न पूछा गया था, और वो प्रश्न था कि निम्न में से कौन एक जो है बेराट सभ्यता से संबंधित नहीं है? उसमें दयाराम साहनी भी थे, नील रतन बनर्जी भी थे और कैलाश नाथ दीक्षित भी थे, और एक अन्य नाम था जो अन्य सभ्यता से संबंधित थे। तो आप याद रखना, कैप्टन बर्ट के इनके तो बहुत मुश्किल प्रश्न आते हैं, क्योंकि भारतीय प्रश्न आने का, भारत का संबंध है तो ज्यादा चांसेस रहता है। लेकिन कैप्टन बर्ट का अगर पता लगाने का आ जाए तो आप कर ही दोगे। हालांकि आजकल कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई पता नहीं है क्या पेपर क्या बनाएगा, क्या पूछाएगा। इसलिए सारी चीजें याद करो। कैप्टन बर्ट को याद कर लो, बाबरू शिलालेख को याद कर लो, उसका नाम कलकत्ता बेराट शिलालेख है ये याद कर लो, 1840 में उसको कलकत्ता संग्रहालय में ले जाया गया ये याद कर लो, वो बीजक की पहाड़ी से मिला ये याद कर लो, शिलालेख का जो लिपि रूपांतरण है वो कैप्टन किटोई ने किया ये याद कर लो आप लोग। उसके बाद 64-65 में जो अपने कनिंगम साहब ने अध्ययन किया ये याद कर लो, कार्लाइल साहब ने 71-72 में किया ये याद कर लो, भंडारकर ने अध्ययन किया ये याद कर लो। और पुरातत्व विभाग के अधीन सबसे पहले 1936-37 में कौन जा रहे खुदाई के लिए? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, वहां भी दयाराम साहनी का बहुत अच्छा योगदान रहा उत्खनन में। तो 62-63 में नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित द्वारा यहाँ उत्खनन किया गया। आगे देखिए, बेराट से गोवा चित्र, यानी बेराट की खुदाई में गुफाओं में कई चित्र मिले बने हुए, जो सीधे सीधे मौर्य काल का प्रतीक है। मौर्य काल में मैं फिर से कह रहा हूं, स्तंभ लेख है, शिला लेख है, गुहा लेख है, गुफाओं में जाके लेख लिखना, और मंदिर बनना है बौद्ध भिक्षुओं के लिए, ये सब मौर्य काल के, जो अशोक के समय इनका प्रचलन हुआ था। तो ये बना महाभारत कालीन अवशेष। देखिए पहले ही बताया मैंने आप लोगों को, महाभारत कालीन, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता में महाभारत कालीन अवशेष मिले, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि बेराट। क्यों? क्योंकि पांडवों ने अपना अज्ञातवास का अंतिम वर्ष बेराट में व्यतीत किया था। बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग जिन मठों में रहते हैं, ऐसे कई मठ यहाँ प्राप्त हुए। कहाँ? बेराट। बेराट कहाँ है? जयपुर में। कौन सी सभ्यता है? लौह युगीन। आगे चलिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, मौर्य कालीन अवशेष जो मिले, शिलालेख, अभी अपन एक शिलालेख पढ़ चुके, शिलालेख शिलाओं पर लेख लिखे गए थे पत्थरों पे, तो एक शिलालेख पढ़ चुके, वो कौन सा था? बाबरू का शिलालेख। बाबरू का शिलालेख जो अभी कहां पड़ा है? कलकत्ता संग्रहालय में। कब से? 1840 से। कब खोजा गया?
1837 में। किसने खोजा? बर्ट ने। ये आपने को याद रखना है। तो बिल्कुल शिलालेख मिले वहां, स्तूप लेख, वो स्तूप यानी बड़े स्तंभ, खंबे, एक ढांचा, स्तूप। देखिए हाथी, भालू, चीता, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आदि के चित्र वहां से मिले। आपको याद रखना, आप जब अशोक चक्र आप देखते होंगे, वो भी उसी समय का है अशोक चक्र, लेकिन वो सारनाथ से मिला था, लेकिन वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें भी देखोगे तो ऐसे हाथी, भालू, चीता, इनके चित्र है उसमें। तो मौर्य काल के जो भी अवशेष मिलते थे उसमें हाथी, भालू, चीता, ये लोग भी मिलते थे, इनके चित्र मिलते थे। बड़ी मात्रा में लोह उपकरण, बस ये चीज आप याद रख लो। बड़ी मात्रा में कैसे उपकरण मिले? लोह उपकरण। और इन लोह उपकरण के कारण ये सभ्यता जो है लोह युगीन सभ्यता कहलाई। इससे पहले 3 सभ्यताएं अपन ताम्र युगीन पढ़ के आए हैं, और उससे पहले कांस्य युगीन पढ़ के आए हैं कालीबंगा, लेकिन बेराट लोह युगीन सभ्यता है। याद रखना, यहाँ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें से कोई भी चीज भूलने की नहीं है। अगर आप भूल गए, परीक्षा में छप गई, तो फिर आप बाहर निकलने के बाद देखोगे कि मुझे तो ये याद थी, गलत कैसे हुई। तो इसलिए एक एक चीज को अच्छे से याद करें। देखिए आगे, बेराट से बड़ी मात्रा में सेल चित्र, वही शिलालेख। तो शिलालेख के अलावा शिलाओं पर, पत्रों पर चित्र भी बनाए हुए बहुत मिले। कहां से? बेराट से। आपने पहले देखा है ताम्रकालीन सभ्यताओं में तांबे के उपकरण मिलते थे, तांबे के औजार मिलते थे, तांबे के हथियार मिलते थे। लेकिन यहाँ अलग स्थिति है, हथियार विथियार के अलावा यहाँ शिलाओं पर लेख, पत्रों पर चित्र, गुफाओं के अंदर चित्र, ये सारी चीजें मिल रही है। कहां से? स्तंभों पर लेख, ये मिल रही है अपने को बेराट सभ्यता से। अंतर साफ है बेराट सभ्यता में बाकी में। सेल चित्र मिलने के कारण बेराट को प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर लीजिएगा इसको, कि प्राचीन युग की चित्रशाला, सबसे ज्यादा चित्रों की शाला, सबसे ज्यादा चित्र मिले कहां? बेराट से। तो बेराट प्राचीन चित्रशाला हुई। और चित्र भी कहां? कोई खंबे पे चित्र बना रखा, कोई मंदिर पे चित्र बना रखा, कोई गुफा के अंदर जाके चित्र बना रखा, ये सारी चीजें। देखिए, बीजक की पहाड़ी से एक गोलाकार बौद्ध चैत्य कहते थे मंदिर को। मंदिर का मतलब था कि उस समय बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, जो प्रवचन देने का काम करते थे, उनके लिए रहने के लिए जो मठ वगैरह बनाए जाते थे ना, वो होते थे चैत्य। तो ये गोलाकार बौद्ध चैत्य, जहां बौद्ध भिक्षु रहते होंगे, जिसको अपन अपनी भाषा में कह सकते हैं कि गोलाकार मंदिर के अवशेष मिले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछ ले कि एक गोलाकार मंदिर के अवशेष कहां से मिले, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बेराट से एक मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चलो भाई आगे चलते हैं। बेराट से एक सिंह की, अब देखिए यहां अंतर, अब तक की जितनी भी अपन सभ्यता पढ़ के आए थे, कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालातल, उन सब में किसकी मूर्ति मिलती थी? बुल, बेल की। बालातल से तो सांड की मूर्ति मिली, पूजा के काम में आती थी। उससे पहले बुनासियन बुल मिला आहड़ से। तो बुल जो है बेल की मूर्तियां मिलती थी, लेकिन बेराट में डिफरेंट सिंह की मूर्ति मिलती है। कैसी मूर्ति मिलती है? सिंह की, जो भी भगन अवस्था में है। भगन का मतलब टूटी फूटी, मतलब देखो इसकी पिंडली टूटी हुई थी उस शेर की, वो जो शेर था उसकी पिंडली खंडित थी। इसलिए आपको सिंह की प्रतिमा के साथ साथ ऐसा शब्द भी आ सकता है कि
निम्न में से किस सभ्यता में भगन सिंह की प्रतिमा मिली? तो याद रखना बेराट, बेराट शब्द सुनते ही याद आ जाना चाहिए कि हाँ वहां एक लंगड़े शेर की मूर्ति मिली थी। एक शेर था, उसकी एक पिंडली खंडित थी, खंडित मतलब टूट के हट रखी थी, तो इसलिए भगन अवस्था में एक सिंह की मूर्ति प्रतिमा वहां से मिलती है। कहां से? बेराट से। अब देखिए बेराट से लकड़ी व ईंटों के स्तंभों के अवशेष मिले हैं। लकड़ी आते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ हुआ है? हुआ सर। अब हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि कालीबंगा में लकड़ी की नालियां मिली थी सर, हमें अच्छे से पता है। वहां बेलनाकार मूरे मिली थी सर। क्या मिली थी? बेलनाकार मूरे मिली थी सर कालीबंगा से। और क्या मिला था भी कालीबंगा से? और कालीबंगा से मूरे के अलावा बैलगाड़ी मिली थी सर। और क्या मिला था? बैलगाड़ी के अलावा सर वहां हवन कुंड भी मिला था, 7 वेदियां भी मिली थी सर। लेकिन अब यहां से लकड़ी व ईंटों के स्तंभ यानी खंबे, स्तंभ यानी खंबे ईंटों के बने हुए, तो देखो फिर से एक ऐसी आई है सभ्यता जिसके अंदर ईंट, तो ईंटें तो लगभग लगभग सभी जगह आ गई, एक जगह ने छोड़ के। क्योंकि अपने ने पढ़ा कि गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ, गणेश्वर में किसका प्रयोग हुआ था? पत्थरों का प्रयोग हुआ था। आहड़ में कच्ची ईंटें प्लस पत्थर, लेकिन बेराट से फिर ईंटें और लकड़ी इनके स्तंभ मिले थे। देखिए बेराट से एक स्वर्ण मंजूषा पेटी बक्सा, बेराट से खुदाई में एक सोने की पेटी बक्सा मिला वहां से जब खुदाई की जा रही थी तो। और उस बक्से से क्या प्राप्त हुआ? बुद्ध के अस्थि अवशेष, भगवान बुद्ध के अस्थियां का जो कुछ अवशेष थे बचे हुए, वो उस मंजूषा यानी उस पेटी संदूक में बंद थे। याद रखना स्वर्ण मंजूषा कहां से मिली? बेराट से। या आपसे पूछ सकता है कि भगवान बुद्ध के अस्थियों के अवशेष कहां से मिले, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेराट से। हमें अच्छे से पता है बेराट में एक स्वर्ण मंजूषा मिली थी, क्या कहते हैं उसको, स्वर्ण पेटी मिली थी खुदाई में, और उसमें भगवान बुद्ध के जो है अवशेष मिले थे अस्थियों के। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब देखिए बेराट से खुदाई में 36 मुद्राएं मिली है बस। अब आपको कुछ कुछ हो जाना चाहिए। आपको कुछ कुछ हुआ? वो वाला कुछ कुछ नहीं, ये मुद्रा वाला कुछ कुछ, मुद्रा वाला कुछ कुछ हुआ। इसका मतलब सुनिए 6 मुद्राएं कहां से मिली? बता दो जरा, याद करो। 6 मुद्राएं, अरे 6 मुद्राएं आहड़ से मिली। 6 मुद्राएं प्लस 3 मोहरे ये मिली थी आहड़ से। और क्या याद आया? ये याद आया सर कि वहां एक मुद्रा ऐसी थी जिसके ऊपर एक तरफ त्रिशूल था, दूसरी तरफ अपोलो देवता की मूर्ति थी सर, जो तीर तर्कस हाथ में ले रखी थी सर। अब हम नहीं भूल सकते। तो 6 मुद्राएं तो सर आड़ से मिली है और 3 मोहरे भी मिली है सर। तीनों मोहरों पर क्या लिखा था ये आप लोगों को पता है। अब बेराट से जो 36 मुद्राएं मिली, अच्छा ये 6 मुद्राएं मिली थी वहां से अपोलो देवता की। अपोलो देवता यानी बाहर के यूनान के थे, यूनानी भाषा में लेख था उस पे एक, बिल्कुल था सर, हमें पता है। इसका मतलब आड़ के लोग जो है विदेशों से व्यापार करते थे। हाँ सर करते थे, अगर मुद्राएं मिली तो करते होंगे। तो देखिए अब यहां से जो 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 मुद्राएं जो है वो पंचमार्ग चांदी की मुद्राएं हैं। आप लोगों को पता है पहले चांदी के सिक्के चलते थे, तो
उन 36 में से 8 मुद्रा कैसे मिली? पंचमार्क चांदी की मुद्राएं। याद रखना, आपको पूछ सकते हैं कि किस सभ्यता की खुदाई में चांदी के सिक्के मिले हैं या पंचमार्क चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो वो बेराट से हुई है। 36 टोटल। एक अपने देखते हैं ना अभी गांव में कई कोई पुराना, अभी हाल ही में 5-10 दिन पहले भी ऐसा कोई वाक्य था, मेरे को ठीक से याद नहीं आ रहा है। वहां खुदाई के दौरान पुराने घर को खोद रहे थे तो काफी मात्रा में जो चांदी के सिक्के मिले, लोग भर भर के ले जाने लगे। सरकार वायरल कर दिया किसी ने वीडियो, तो पता चल गया। एक अभी दिल्ली में भी ऐसा हुआ कि जो उनका वो ठेकेदार था, वो ठेकेदार और कारीगर ने मिलकर उसको मामले को गबन करने की कोशिश की, तो ठेकेदार का जो कारीगर था उसने उस मकान मालिक को बोल दिया कि इसमें खजाना निकला। तो ये खजाने निकलना बहुत पुरानी बातें हैं, चलती रहती है। तो ऐसे ही बेराड से भी 36 सिक्के मिले थे, सूती कपड़े में बंधे हुए थे, गांठ लग रखी थी, 36 मुद्राएं। लेकिन उस 36 मुद्राओं को जब खोला गया तो उसमें 8 पंचमार्क चांदी की थी। ये याद रखना, 8 जो थी वो पंचमार्क चांदी की मुद्राएं थी। अब अगर 36 में से 8 निकाल लेंगे तो कितनी बचेगी भाई? 28 सिक्के बचते हैं। फिर शेष 28 सिक्के जो थे वो इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक का मतलब, अरे जो ग्रीक है ना, ग्रीक वो यूनानी है, ध्यान रखना। ग्रीक और यूनान एक ही चीज है। तो 28 जो मुद्राएं शेष रही वो इंडो ग्रीक थी, यानी यूनान की थी, वो यूनानी शासकों की। उन 28 में से 16 यूनानी अकेले मिंडेटर की थी। मिंडेटर एक वहां का शासक था, राजा था यूनान का। अकेले उसी शासक की 16 मुद्राएं मिली बेराट से। अब इससे क्या पता चलेगा भाई? इससे वही बात पता चलेगी वापस कि बेराट का व्यापार भी यूनान से रहा होगा निश्चित रूप से, तभी तो मुद्राओं का आदान प्रदान हुआ है। यहां से एक प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका, फिर से रिपीट हो सकता है। पहले जो प्रश्न पूछा गया मैं बता देता हूं। वहां पूछा गया था कि किस स्थान से 16 मिंडेटर, यूनानी शासक मिंडेटर की 16 मुद्राएं प्राप्त हुई? वो था बेराट। 28 में से अकेली 16 एक ही राजा की थी, 8 पंचमार्क की थी चांदी की। टोटल कितनी मुद्राएं मिली? 36 मुद्राएं। आड़ को इसको मिक्स मत कर देना। आड़ में 6 मुद्राएं, 3 मूर्य और यहां से 36 मुद्राएं, जिसमें से 8 पंचमार्क चांदी के सिक्के और शेष 28 इंडो ग्रीक यानी यूनानी मुद्राएं। उसमें से भी 16 अकेले मिंडेटर की थी, ध्यान रखना। उत्तर भारत में काले चमकीले मृत भांडों का सबसे आबस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया वापस। अब तक ये टॉपिक अपना खत्म होने की कगार पे आ चुका। अब तक आप लोगों को ये तो पता चल गया होगा कि सभ्यताएं के सभी लाइंस या सभी क्वेश्चंस या सभी ऑप्शंस एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं। आहड़ याद करिए, कृष्ण लोहित मृत भांड कैसे थे? कृष्ण लोहित मृत भांड। कालीबंगा में लाल बेडोल बिना सुंदर के मृत भांड। गणेश्वर में कृपस्वर्णी मृत भांड। और आ जाइए बेराट में चमकीले, काले तो थे, काले तो देखो आड़ से भी मिले, लेकिन इनमें पॉलिश होती थी। तो चमकीले मृत भांड, काले चमकीले कहां से मिले? बेराट से। याद रखना अच्छी तरीके से। अगर आपको चमकीले ने देकर अगर वो ये पूछ ले कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता में पॉलिश युक्त मृत भांड मिले, तो भी आपको बेराट पे जाना है, क्योंकि पॉलिश होने के बाद ही तो चमकेंगे ये। तो काले चमकीले मृत भांड का सबसे प्रमुख स्थान रहा है बेराट, ध्यान रखना। सारे मृत भांडों को अच्छे से पढ़ लिया अपन ने सारी में। फिर से मैं आपको एक एक चीज याद दिला देता हूं। देखिएगा, कालीबंगा लाल जो बिना सुंदर बेडोल मृत भांड थे। जो कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व थे वो सोनती प्रकार के मृत भांड थे।
और जो कालीबंगा के जो मृदभांड थे बर्तन, उनपे सफेद काली लाल बर्तनों पे सफेद काली रेखाएं थी। अगर आड़ में आएंगे तो आड़ में थे लोहित कृष्ण यानी लाल काले मृदभांड, जिनको लोहित कृष्ण मृदभांड कहा गया। गणेश्वर में आ जाओ, गणेश्वर में आते आपको फिर से पता चल जाएगा कि हाँ सर कृप स्वर्णी मृदभांड थे सर, जहां से अभी तक प्रश्न आया नहीं, लेकिन आप उसको अच्छे से याद करके भगवान से दुआ करो कि भगवान अब के बना दे इस प्रश्न को, बस मेरा बेड़ा पार हो जाना चाहिए, तो वो आएगा। उसके बाद जो है बैराट में आएंगे, दिमाग में आ जाने चाहिए कि मौर्य काल है, यहाँ के बड़े समझदार थे शासक, काफी विकास किया इन्होंने, तो निश्चित रूप से बर्तनों पे पॉलिश होना शुरू हो गई थी। बर्तन काले कलर के, अभी भी काली काली हांडियां मिलती है अपने, काली हांडियां मटकियां बहुत सारी अभी मिक्स में मिलती है, लाल भी मिलती है, काली धारियां उस पर सफेद धारियां भी होती है, लेकिन उस समय काले पॉलिश युक्त बर्तन मिले जिनको कहा गया काले चमकीले मृदभांड। तो चमकीले का नाम आते ही बैराट पे चल जाना है, कृष्ण लोहित आते ही आहड़ पे चल जाना है, कृप स्वर्णी आते ही गणेश्वर पे चल जाना है, और काली सफेद धारियां कालीबंगा पे चला जाना है। तो ये याद रखना, उत्तर भारत में, पूरे उत्तर भारत की बात चल रही, पूरे उत्तर भारत में अगर काले चमकीले मृदभांडों का कोई प्रमुख केंद्र रहा तो वो बैराट रहा है। इस चीज को गांठ बांध लेना। आगे चलिए, बैराट सभ्यता में मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि, मैंने पहले ही बोला था, बताओ कालीबंगा की लिपि कौन सी थी, बताओ जरा। बुस्त्रोफेदन, क्या उसको कभी पढ़ पाए क्या? नहीं सर, कभी भी पढ़ने में सफलता नहीं मिली। तो कालीबंगा की कौन सी थी? बुस्त्रोफेदन लिपि। अगर बैराट की बात करेंगे तो बैराट में मौर्य काल का अवशेष मिले, तो मौर्य काल में कौन सी लिपि चली? ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा एक खरोष्टी लिपि भी थी, खरोष्टी लिपि भी थी एक। दो लिपियां, अशोक के शिलालेख दो लिपियों में लिखे गए थे, एक ब्राह्मी लिपि में और एक खरोष्टी लिपि में। लेकिन ये जो अभी जो अपने को शिलालेख मिला ना बैराट से, बताओ कौन सा? भाबरू शिलालेख, कैप्टन बर्ट ने खोजा, कब? 1837 में। वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखा हुआ था, आप याद रखना इसको, ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ था उसको, भाबरू शिलालेख को। और इसी लिपि का उपयोग होता था, जिसे सबसे पहले पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेस को मिली। जेम्स प्रिंसेस का नाम याद रख लेना भाई, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है, ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली, या आपसे पूछा जा सकता है कि बैराट सभ्यता में प्रचलित लिपि को सबसे पहले पढ़ने में सफलता जो मिली वो किसको मिली। तो अपने को बताना जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ही वो एक व्यक्ति है जिसको इसमें सफलता मिली। ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी भी चलती थी वहां, लेकिन भाबरू शिलालेख किसमें लिखा गया? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए मित्रों, ये अपना आज जो है फाइनली जो सीएटी 12th ग्रेजुएशन फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड का जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आता है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, उसके चारों लेसन अपन ने कंप्लीट करवा दिए हैं। और इनमें से कोई भी प्रश्न आए तो अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग उस प्रश्न को छोड़ोगे या आप लोगों से वो प्रश्न बाहर जाएगा। अगर इससे भी कई बाहर निकलता है प्रश्न, लेंथी प्रश्न आता है, आपको ऐसा लगता है, तो प्रश्न तो आएगा तो वैसे ही असंगत है, संगत है, कौन सा कथन सही है कि नहीं है, या कारण कथन आएगा। तो उसमें चार ऑप्शन में से दो लाइन तो अपनी कम से कम इसमें मिल ही जाएगी। अगर वो दो लाइन अपने को अलग से देगा तो भी आप 80% हल करने की जगह पहुंच जाओगे, क्योंकि दो लाइन से 50-50 और दो लाइन से दो ऑप्शन आप काट दोगे। क्योंकि जैसे अपने को पता होता है ना भाई, ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है। अपन पेपर हल कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं कि भाई
ए ऑप्शन जैसे वो पहले आया गणेश्वर वाला ढूंढ नदी कि ए ऑप्शन तो गलत। अब मैं ऑप्शन में जाऊं तो ए कहां कहां आ रहा उसको काट दूं। दो में आपको ए मिल गया, काट दिया आपने। भाई ये दो तो नहीं हो सकते, इनमें तो ए आ रहा। फिर अगर एक लाइन और आ गई उस कथन की, चार जो कथन आए उसकी एक लाइन अगर और आ गई तो उसको भी काटते ही आप 90% सही के पास पहुंच जाते हो। और यही आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। सबसे बड़ी जीत तो आपकी यह है कि आप लगातार पढ़ते रहिएगा। आप एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप पढ़ाई को मिस करो। 4 से 5 घंटे इसको तो गांठ बांध लो। 5 से प्लस आपको सिलेक्शन की तरफ लगातार बढ़ाता रहेगा। और ये तो आपके होने चाहिए, चाहे आपके घर में ब्याह हो, चाहे आपके घर में कोई जीमना हो, चाहे आपके घर में कुछ रसोई हो, कुछ भी हो, लेकिन सबको छोड़ के 4 घंटे सबसे इंपॉर्टेंट। जितना आप बाहरी दुनिया से कनेक्ट कम रहोगे उतनी आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलती रहेगी। अगला जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी अगला टॉपिक होगा मैं अति शीघ्र आपके साथ लेकर आऊंगा। जय हिंद दोस्तों, आप लगातार तैयारी करते रहिएगा और आपकी सफलता ही वो हमारा उद्देश्य है।